हेलो वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज हम शब्द विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है। सड़क छाप नहीं है, दयालु नहीं है, लिखित नहीं या फिर भूखा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सड़क छाप, क्योंकि जो सड़क छाप है यह विशेषण से मिलकर बना हुआ है और बाकी तीनों जो दयालु, लिखित, भूखा यह संज्ञा शब्द से मिलकर विशेषण बना है। लेकिन सड़क छाप जो है यह खुद ही एक विशेषण शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या फिर बच्चा सोता है। तो इसका जो राइट आंसर है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो क्या है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जहां पर दो क्रियाएं एक साथ देखने को मिलती है। अब इसमें पढ़ना और आना ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं, पढ़ना और आना, इसलिए क्या हो गया, संयुक्त क्रिया है। तो ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया का उदाहरण कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया जो है वो दो आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। और तो इस तरह से जो कर्म के आधार पर वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होते हैं और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। इस तरह से क्रिया के दो भेद बांटे गए, कर्म और रचना के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, वह चाय पीकर घूमने जाता है। पूर्वकालिक का अर्थ होता है जहां पर एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, एक क्रिया खत्म हो चुकी है, चाय पीकर, अब वो चाय पी लिया, वो क्या कर रहा है, घूमने जा रहा है। तो जहां पर एक क्रिया संपन्न हो जाती है और दूसरी क्रिया शुरू होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया होता है। इसलिए ऑप्शन बी ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। नेहा हंसती है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। तो इसका राइट आंसर है नेहा हंसती है। हंसना क्या होता है, अकर्मक क्रिया होते हैं जिसपे कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब नेहा हंस रही तो उसपे कोई कर्म नहीं होता हंसना। और बाकी जो सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा, इसमें क्या है, कर्म दिखाया जा रहा है। तो जिसपे कर्ता पर कर्म का प्रभाव पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों चलता है। लेकिन अकर्मक में क्या होता है, खाली कर्ता और क्रिया होती है, इसमें कर्म का अभाव होता है। तो इसलिए क्या हो गया, नेहा हंसती क्या है, अकर्मक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराए उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो अभी हमने बताया इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म का बोध नहीं होता वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सकर्मक क्रिया कौन सा है। अब सकर्मक क्रिया बताना कौन सा है, हंसना, रोना, लिखना, उठना। तो इसका राइट आंसर है लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया। और बाकी हंसना, रोना, उठना ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 4 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद ऐसे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ध्यान जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं। तो मैं, तुम, वह, वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। निजवाचक में कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं, तो स्वयं, अपने आप। और निश्चयवाचक में यह, वह, उसे, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या क्या होता है, कोई या कुछ, इस तरह के अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। संबंधवाचक में कैसे शब्द होते हैं, जो, सो, जिसे, इस तरह के संबंध होते हैं जो एक दूसरे से जोड़ते हैं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, इस तरह के शब्द होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अवस्था के आधार पर विशेषण कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर। जानते हैं कौन कौन से हैं। तो मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है, एक उत्तमावस्था। मूलावस्था अगर देखिए उच्च का तो इसका उत्तरावस्था उच्चतर निकलता है, उत्तमावस्था उच्चतम निकलता है। उसी तरह श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर होगा तो उत्तमावस्था श्रेष्ठतम होगा। तीव्र का उत्तरावस्था तीव्रतर होगा तो उत्तमावस्था तीव्रतम होगा। अच्छा का उत्तरावस्था निकालेंगे तो इससे अच्छा होगा, उत्तमावस्था का सबसे अच्छा होगा। ऊंचा का उत्तरावस्था निकालेंगे तो अधिक ऊंचा होगा, उत्तमावस्था का सबसे ऊंचा। यानी
उत्तरावस्था में क्या तर तर लगता है, उत्तमावस्था में तम तम लगता है। अब मूल अवस्था को उसका मूल आधार होता है। तो इस तरह से अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है। तो कौन से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे, आप, तुम्हें या फिर हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा उसे। उसे क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसे हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्द विचार का जो वर्गीकरण उसे कितने आधार पर बांटा गया है, 3 आधार पे, 4 आधार पे, 5 आधार पे, 6 आधार पे। तो इसका राइट आंसर है शब्द विचार को वर्गीकरण के आधार पे 4 आधार पे बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो हैं। तो पहला अर्थ के आधार पर बांटा गया है शब्द विचार, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, तो सार्थक होते हैं और निरर्थक होते हैं। सार्थक में कौन कौन से शब्द आएंगे, एकार्थी शब्द आएंगे और अनेकार्थी आएंगे, पर्यायवाची आएंगे और विलोम आएंगे, समानाभासी आएंगे और शब्द। ये क्या होते हैं, सार्थक के अंतर्गत शब्द आते हैं। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। रचना के आधार पर कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से, तो एक विकारी होता है, अविकारी। अविकारी को भी हम अव्यय कहते हैं। विकारी में कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये विकारी में आएंगे। और अविकारी में जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो क्रिया विशेषण होता है, एक संबंधवाचक होता है, एक समुच्चय बोधक होता है और जो अंतिम होता है वह विस्मयादि बोधक होता है। इस तरह से अविकारी जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ये चीज भी हमको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर। तो ये चीज हमें जानना अति आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रूढ़ शब्द का उदाहरण बताना कौन सा है, कमल, रावण, जल या फिर देवालय। तो इसका जो राइट आंसर है, रूढ़ शब्द का उदाहरण है जल, यानी जल क्या है, एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ क्या होता है, जहाँ पर शब्द को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे जल को हम 2 शब्दों में बांटेंगे तो इसका अर्थ कोई नहीं निकलेगा। जैसे ज धमा ल करेंगे, ज धन ल, तो ज का ना तो कोई अर्थ निकलेगा, ना तो ल का कोई अर्थ निकलेगा। तो अगर हम रूढ़ शब्दों का खंडित करने के बाद भी अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, रूढ़ कहलाएगा। और रूढ़ शब्द जो होते हैं वो छोटे शब्द ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो दुग्ध, कार्य, पुस्तक या फिर हाथ। इसका तो राइट आंसर होगा हाथ। हाथ क्या है, तद्भव शब्द है। और तत्सम कौन कौन से है इसमें, तो दुग्ध, कार्य, पुस्तक, ये क्या है, तत्सम शब्द है। जो संस्कृत के शब्दों का ज्योतियोग प्रयोग कर देते वो तत्सम होता है। और हाथ क्या है, तद्भव शब्द है। जो संस्कृत के साथ थोड़ा कुछ बदलाव हो जाता है वो आपका तद्भव हो जाता है। तो हाथ का अगर हम तत्सम करेंगे तो हस्त हो जाएगा। तो ये हाथ क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। अब इसमें बताना देश शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, पगड़ी, गुलाब जामुन, अनार या फिर इडली। तो अनार क्या है, देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। तो पगड़ी और गुलाब जामुन, इडली क्या है, ये सब देशज शब्द के उदाहरण है। देशज शब्द क्या होता है, जो क्षेत्रीय भाषा में आमतौर से जो शब्द बोले जाते हैं। तो अनार क्या है, ये विदेशी शब्द है। और पगड़ी, गुलाब जामुन, इडली ये सब क्या है, देशज शब्द के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहेंगे, विकारी, अविकारी, यौगिक या फिर योग रूढ़। इसका राइट आंसर होगा विकारी। जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़े उसे विकारी कहते हैं, और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिंग, वचन, कारक का उसको हम अविकारी कहते हैं। जैसे लिंग के आधार पर हम देखें तो सीता स्कूल जाती है। अब सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, और उसका जो हम क्रिया लगाएंगे वो भी लिंग के अनुसार ही लगाएंगे। तो सीता स्त्रीलिंग है तो इसका क्रिया हम जाति लगाएंगे। जाता अब हम नहीं लगा सकते कि सीता स्कूल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए लिंग, वचन, कारक पर जिस पर पूरा प्रभाव पड़ता है उसको हम विकारी कहते हैं, और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अविकारी कहते हैं। अगर बोले कि मोहन खाना खाता है, तो मोहन पुल्लिंग लेंगे तो उसका भी क्रिया हम कैसा लगाएंगे, लिंग के अनुसार ही लगाएंगे। तो इस तरह से जिस पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़े उसे विकारी कहते हैं, और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े उसे अविकारी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन शब्दों के खंड करने पर भी सार्थक अर्थ देते हैं, खंडन करने पर भी जो सार्थक अर्थ देते हैं उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर सार्थक शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। जिसका खंडन करने पर भी सार्थक अर्थ निकले उसे
क्या कहेंगे, यौगिक करेंगे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देवालय। अब देवालय को हम 2 शब्दों में बांटेंगे तो क्या होगा, देव जमा आलय। अब देव का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी अर्थ है, आलय मतलब घर होता है, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ पे दोनों का अर्थ सार्थक अर्थ निकलेगा वहाँ पे यौगिक शब्द हो जाएगा। जैसे राजपुरुष, राज का भी अर्थ निकल रहा है, पुरुष का भी अर्थ निकल रहा है। हिमालय, हिम जमा आलय, हिम का भी अर्थ निकलता है, आलय का भी अर्थ निकल रहा है। देवदूत, देव का भी अर्थ निकल रहा है, दूत का। इस तरह से जहाँ पर सार्थक अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहलाएंगे। और देख लेते हैं योगरूढ़ शब्द कौन कौन से हैं। तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिसे तीसरे के बारे में विशेष रूप से बताया जाता है। जैसे हम तीसरे के बारे में बताया जाए, जैसे लंबोदर। लंबोदर किसको हम कहेंगे, किसी एक विशेष व्यक्ति को या किसी विशेष चीज को ही कहते हैं। तो लंबोदर हम किसको कहेंगे, गणेश जी को कहेंगे। पंकज, पंकज मतलब कमल होता है। दशानन क्या होता है, दशानन किसी विशेष या यानी तीसरे के बारे में बात करें, यानी रावण के बारे में बात किया जा रहा है। जलज क्या होता है, जलज मतलब क्या होता है, कमल होता है। जल मतलब जो जल में खिलने वालों को कमल कहेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तीसरे के बारे में विशेष रूप से बात किया जाता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। तो क्या होते हैं, 4 प्रकार के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज और विदेशी शब्द। इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द होते हैं। अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अभी हमने बताया प्रथम में क्या आ जाएंगे, वह, वे, उससे, इस तरह के प्रथम पुरुष में आएंगे। उत्तम में तुम और आप आएंगे, और मध्यम में तुम और आप आएंगे, उत्तम में मैं और हम। इस तरह से आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आज के लिए हमने बस इतने ही प्रश्न रखे थे, और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को